सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं भरत सिंह स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रोलॉजिक्स में। आज हम हाजिर हुए एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है धन योग। देखिए, इस वीडियो में हम यह नहीं देखेंगे कि करोड़पति और अरबपति बनने वाले योग कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि रोजमर्रा की लाइफ जो होती है आपकी, उसे कंफर्टेबल तरीके से जीने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता होती है उससे किस तरीके से आप अपनी कुंडली में उन योगों को देख सकते हैं। तो देखिए, धन योग जो है वो कुछ भावों से मिलके बनता है, ग्रहों से मिलके बनता है और नक्षत्रों से मिलके बनता है। तो इस वीडियो को हम बहुत ही स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखेंगे, लॉजिकल तरीके से देखेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि लास्ट में हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें और वो चीज आप पूरी की पूरी कनेक्ट कर सकें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले देखते हैं भावों को। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोण के भाव। त्रिकोण कौन सा होता है? जैसे कि लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है, पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव। इसके अलावा जो दूसरे भाव बताए गए हैं वो कौन से हैं? 11वां भाव। 11वां भाव क्यों? क्योंकि ये काम का भाव है। काम मतलब आपकी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स का ये भाव है, आपके जहां से आप गेन्स कमा सकते हैं उसका ये भाव है। उसके बाद दूसरा भाव। दूसरा भाव क्यों? क्योंकि दूसरा भाव जो है अर्थ त्रिकोण का एक भाव है। अर्थ त्रिकोण का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी। फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के लिए जो त्रिकोण है, जिसे कि ट्राइंगल ऑफ वेल्थ भी कहा गया है, ये जो ट्राइंगल है 3 भावों से मिलकर बनता है, दूसरा, छठा और 10वां। देखिए, छठा भाव जो है वो एक त्रिक भाव भी है, इसीलिए उसको यहां पे इंपॉर्टेंस कम दी गई है। उसके अलावा आप जानते हैं कि 10वां भाव तो कर्म का भाव है, इसलिए अभी उसे भी थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं। तो जो मेन भाव हो गया आपका भी दूसरा भाव हो गया। तो वापस देख लेते हैं कौन कौन से भाव हो गए। पहला भाव, दूसरा भाव, पांचवा भाव, नवा भाव और 11वां भाव। अब देखिए, पहले भाव की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर ये किन किन चीजों का कारक है। पहला भाव दर्शाता है स्वयं को। स्वयं मतलब आपको खुद को पहला भाव दर्शाता है। आपके जो कैपेबिलिटीज हैं, कितनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, कितने आप कर्मठ हैं, वो सारी चीजें हम पहले भाव से देख सकते हैं। पहला भाव दर्शाता है स्वयं को। स्वयं मतलब आपको खुद को पहला भाव दर्शाता है। इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो देखी जा सकती हैं इसके बिल्कुल नजदीकी भाव से या फिर इसके बिल्कुल पास वाले भाव से, जो कि दूसरा भाव। यहां से आप देख सकते हैं आपसे जुड़े हुए रिश्तेदारों को, परिवार को, जो एक्यूमुलेटेड आपकी वेल्थ है, जो आपका जुड़ा हुआ पैसा है, उसको देख सकते हैं आप। एवं जो फैमिली की जो वेल्थ होती है उसको भी देख सकते हैं। तो ये सब चीजें आप दूसरे भाव से देख सकते हैं। अगर हम भावम के कंसेप्ट से देखें तो जो दूसरा भाव है वो 11वें भाव से चौथा भाव भी होता है। इसका मतलब 11वें भाव का क्या मतलब है? जो इनकम आपने कमाई है उससे आप कितना सुख भोग सकते हैं, उससे भी हम दूसरे भाव को देख सकते हैं। इसलिए दूसरे भाव की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। इसके बाद अगर हम 5वें भाव को देखें तो 5वां भाव जो है आपके पैशन, इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी, गैम्बलिंग, इन सारी स्पेकुलेशन, इन सारी चीजों का ये कारक है। तो ये भी आपकी इनकम अर्न करने में मदद करता है। उसके बाद अगर हम देखें 9वें भाव को, तो 9वां भाव क्या होता है? आपके भाग्य का भाव है, आपके स्पिरिचुअलिटी का भाव है, हायर नॉलेज का भाव है। आप अगर कोई ज्यादा पढ़ाई करके पीएचडी या फिर मास्टर्स करके कोई स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, उसका भी ये प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी 9वां भाव देखा जाता है। तो ये भी आपके लिए एक तरह से मदद करता है आपके योग बनाने में। अगर हम बात करें 11वें भाव की, तो देखिए 11वां भाव जो है वो 10वें भाव का बिल्कुल अगला भाव है। 10वां भाव क्या होता है? 10वां भाव बताता है आपके ओवरऑल कर्म को। ओवरऑल कर्म क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि देखिए, आप किस लेवल पे ऑपरेट करते हैं, जो भी बिजनेस या प्रोफेशन आप करते हैं उसमें आप किस लेवल पे ऑपरेट करते हैं, क्या आपका रैंक रहता है, स्टेटस रहता है, कितनी डिग्निटी के साथ वो आप काम करते हैं, ये आपका 10वां भाव बताता है। और क्योंकि 11वां भाव ठीक उसके अगला भाव है, इसका मतलब 10वें भाव से जो आपने कर्म किए उसके फ्रूट या उसके इनकम जो है वो 11वें भाव से देखे जाएंगे। तो इसीलिए 11वां भाव भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, ये जो जितने भी भाव हमने देखे, अगर इनके बीच में किसी भी तरीके से संबंध बनता है तो धन योग बनना शुरू हो जाता है। मान लीजिए दूसरा भाव है, दूसरे भाव का स्वामी जो है वो 5वें घर में चले जाता है, तो ये एक तरीके का धन योग हो गया। मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी 5वें घर में चले जाता है और 5वें घर का स्वामी दूसरे घर में चले जाता है, तो इसे परिवर्तन योग भी कहते हैं। परिवर्तन मतलब दोनों भावों के स्वामियों के बीच में एक्सचेंज हो गया है। तो इस तरीके से दूसरा योग बन गया।
तो अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि एक से ज्यादा योग कुंडली में बन जाते हैं। अगर हम देखें एक और तरीके की बात करें कि सपोज इन दोनों के बीच में युतियां हो जाती है, इन दोनों के भाव जो है उनके स्वामियों के बीच में युति हो जाती है। मान लीजिए पहला भाव और 11वें भाव के स्वामी है, वो दोनों आपस में मिलके 8वें घर में बैठ जाते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा? देखिए पहली बात तो हमने बात की कि ये पहला भाव और 11वां भाव इन दोनों में संबंध बनना चाहिए। संबंध बन गया, किसके जरिए बना? युति के जरिए बना। युति कहां पे हुई? 8वें भाव में हुई। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद, पहला भाव मतलब आप खुद, 11वां भाव मतलब आप इनकम कमाएंगे। किससे कमाएंगे? 8वें घर की जुड़ी हुई चीजों से। अब 8वां घर क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए अगर 8वें घर को देखें तो ये दूसरे घर से 7वीं स्थिति में मौजूद है। भावात भावम के हिसाब से ये 7वीं घर की स्थिति है। देखिए दूसरा घर क्या होता है? दूसरा घर होता है आपकी इकट्ठी की हुई वेल्थ, आपका इकट्ठा किया हुआ पैसा। और ठीक इसका 7वां घर अगर हम देखते हैं दूसरे घर से तो वो आता है 8वां भाव। इसका मतलब ये है जो आपके सामने वाली पार्टी है, सामने वाली दुनिया है, आपके बिजनेस और प्रोफेशन में उनका इकट्ठा किया हुआ पैसा। इसका मतलब कि अगर आप उनका वेल्थ या फिर फंड मैनेज करते हैं तो भी आपको उससे इनकम मिल जाती है। तो पहले घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी अगर 8वें घर में आ जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? वेल्थ या फिर फंड मैनेज करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। उसके अलावा 8वें घर का स्वामी डिनोट करता है कि कैसे अचानक से आपको कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए। गड़ा हुआ धन का मतलब आपको कोई इनहेरिटेंस, जायदाद में कोई प्रॉपर्टी मिल जाए या कोई अचानक से कोई पैसा मिल जाए, वो भी 8वें घर से देखा जाता है। तो इस तरीके से आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अलग अलग तरीके के योग देख सकते हैं। अगर हम दृष्टि की बात करें तो अगर परस्पर दृष्टि में वो होते हैं तो उससे स्ट्रांग योग बनता है, और अगर सिंगल साइडेड एस्पेक्ट होता है मतलब एक तरफा दृष्टि होती है तो योग उससे ही बनता है, लेकिन वो थोड़ा कम स्ट्रांग होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, मान लीजिए पहले घर का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, इन दोनों की युति 4थे भाव में हो जाती है। तो इससे क्या पता चलेगा हमें? इससे यह पता चलेगा कि आप मतलब खुद स्वयं, यानी पहला घर, 11वां मतलब इनकम कमाएंगे 4थे घर से जुड़ी हुई चीजों से। चौथा घर क्या हो गया? कन्वेंस हो गया, भूमि, वाहन, मकान आदि इन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजों से आप अपने धन का अर्जन करेंगे। ये हमें 4थे भाव से पता चलता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके की कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं कि किस प्रकार धन का योग बन रहा है। इसी तरीके से आप यह देखिए, अगर पहले भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी की युति यदि 6ठे भाव में हो जाती है तो इसका क्या मतलब होगा? देखिए माना कि 6ठा भाव एक त्रिक भाव है, लेकिन आप यह भी ध्यान रखिए कि साथ में यह एक अर्थ का भी भाव है। इसका क्या मतलब है कि ये आपके जो बिजनेस और प्रोफेशन में जो डेली रूटीन होता है, जो आप डेली प्रयास करते हैं, उसको भी यह दर्शाता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको अपनी लाइफ में डेली रूटीन में मेहनत करके, संघर्ष करके, प्रयास करके आपको यह धन की प्राप्ति होगी। कंपटीशन से प्राप्ति होगी। आपको अपने जो एनिमीजम से लगातार कंपीट करना पड़ेगा, अपनी योग्यता को साबित करना पड़ेगा। इसी तरीके से राहु को भी कभी कभी ये देखा गया है कि ये आपको अचानक से काफी सारा धन दे देता है। शुक्र के साथ मान लीजिए कि अच्छी अवस्था में यह स्थित है तो ये आपको अचानक से काफी भारी मात्रा में धन की प्राप्ति करवा देता है। तो शुक्र भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेल्थ में, राहु भी प्ले करता है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपके प्लेसमेंट पे और नक्षत्र पे। देखिए अगर शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो शुक्र ग्रह भी वेल्थ या फिर धन योग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम श्री बीवी रमन जी की किताब की बात करें तो उन्होंने काफी सारे योग बताए हुए हैं। उसमें उन्होंने एक योग बताया लक्ष्मी योग। उसमें उन्होंने कहा है कि नवा भाव जो है काफी इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा कि हमने देखा कि आपके भाग्य का भी भाव होता है, तो अगर इस भाव में उच्च का शुक्र बैठ जाए या फिर नवे भाव का जो स्वामी है वो केंद्र या त्रिकोण में उच्च का होकर बैठ जाए तो ये भी एक काफी अच्छा लक्ष्मी योग होता है। इसी तरीके से अगर दूसरे भाव से अगर हम धन योग देखना चाहें तो दूसरे भाव में अगर उच्च का ग्रह बैठ जाए या फिर दूसरे भाव का स्वामी उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो ये भी एक तरीके का धन योग बना देता है। लेकिन देखिए और ये जो दूसरा भाव से जुड़ा हुआ जो ये धन योग है इसको धेनु योग भी कहा जाता है। देखिए अगर हम इस तरीके से योग को याद करने बैठेंगे तो काफी मुश्किल हो जाता है। बेहतर यह है कि हम बेसिक प्रिंसिपल्स पे अड़े रहें और बेसिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके देखें कि कौन से भाव से यह योग बन रहा है। नवे भाव से बन रहा है तो उसे काफी अच्छा माना गया है क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान तो है ही, भाग्य का भी वो भाव है, इसीलिए नवे भाव को इंपॉर्टेंस दी गई है। दूसरा भाव जो हमने ये देखा कि वो आपकी इकट्ठी हुई वेल्थ को ही दर्शाता है, इसलिए वहां से धेनु योग हो गया। तो इस तरीके से योग बन सकते हैं। बस अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करें तो आप खुद से योग को देखना सीख सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम कुछ और ग्रह देखें तो हम पाएंगे कि चंद्र और मंगल की जो युति होती है वो भी एक अच्छा धन योग बताया गया है। और अगर ये युति केंद्र या त्रिकोण में होती है तो इसे और अच्छा माना गया है। देखिए चंद्र क्या होता है, आपका मन होता है, और मंगल क्या है, साहस है। तो अगर आपके मन साहसी हो जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि आप अच्छे प्रयास करते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। उसी प्रकार अगर हम देखें तो गज केसरी योग चंद्रमा और बृहस्पति की जो युति या फिर दोनों एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो उसे भी एक योग बताया गया है, जिससे कि आपके धन योग बनाने में जो कारगर साबित होता है। देखिए आपको नवमांश को भी देखना बहुत जरूरी है। आप जिन योग को आपने लग्न कुंडली में देखा है, आप यह देखेंगे कि ये नवमांश कुंडली में जाके ये और बेहतर हो रहे हैं या फिर ये और खराब हो रहे हैं। जो आपकी नवमांश के जो योग होते हैं, ऐसा देखा जाता है वो आपकी पोस्ट मैरिटल लाइफ यानी विवाह के बाद ये एक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर 30 से 35 वर्ष की उम्र के बाद भी ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए वहां पे भी आपको इन योग को देखना बहुत जरूरी है। अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो नक्षत्र भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं धन योग को स्ट्रांग या फिर कमजोर करने में। देखिए जो मेन नक्षत्र हैं जिनकी मैं बात करूंगा, तो आप ये देखिए कि या तो किसी भी तरीके से नक्षत्रों का इन ग्रहों से संबंध होना चाहिए, या तो चंद्रमा इन नक्षत्रों में होना चाहिए, या फिर आपका लग्नेश इन नक्षत्र में होना चाहिए, या फिर ये जो धन योग बनाने वाले जो ग्रह हैं ये ग्रह इन नक्षत्रों में होने चाहिए। कौन से नक्षत्र हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे भरणी और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। ये नक्षत्र शुक्र से जुड़े हुए हैं और शुक्र जो है अपने आप में लग्जरीज को दर्शाता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति भी ओवरऑल प्रोस्पेरिटी का स्वामी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मघा नक्षत्र की, तो मघा नक्षत्र जो है उसका सिंबल ही किसका है? किंग और किंगडम का सिंबल है। तो इसमें भी वो क्षमता है कि ये आपको आपकी कुंडली में धन योग बना सकता है। इसके अलावा धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र में नाम में ही धन आता है, इसका स्वामी मंगल है। इसमें भी वो क्षमता है कि ये आपको मदद कर सकता है धन योग बनाने में। इसके अलावा हम बात करें रोहिणी नक्षत्र की, तो रोहिणी नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा। तो चंद्रमा आपने जैसा कि देखा कि इसकी युति जो है चंद्र के साथ मंगल की युति हो जाती है तो भी ये मदद करता है, चंद्र के साथ बृहस्पति की युति हो जाती है तो भी ये मदद करता है। तो चंद्रमा जो है क्योंकि आपका मन है इसीलिए इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ के हर पार्ट में, और उसमें से एक पार्ट है धन। तो धन कमाने में भी ये आपकी काफी मदद करता है। आप यह भी जानना चाहते होंगे कि मान लिया आपकी कुंडली में धन योग है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमें ओवरऑल कितना ज्यादा धन, कितने करोड़ या अरब रुपए धन मिल सकता है। देखिए मैग्नीट्यूड जानना आसान नहीं होता, फिर भी बेसिक प्रिंसिपल यही कहता है कि आपको लाइफ में कुछ भी देखना है तो उसके लिए आपका असेंडेंट जो आपका लग्न है, लग्न का स्वामी ये मजबूत होने चाहिए, सूर्य भी मजबूत होना चाहिए, चंद्र भी मजबूत होना चाहिए। यह बेसिक थीम रहती है किसी भी हॉरोस्कोप को देखने की, क्योंकि लग्न और लग्न का स्वामी आपके पूरे हॉरोस्कोप की जो ओवरऑल थीम है, जो ओवरऑल ट्यून है, ओवरऑल स्ट्रेंथ है, उसको ये सेट करता है। तो ओवरऑल धन देखने के लिए आपको यह भी अच्छे से देखना पड़ेगा इनकी डिग्री, इनकी प्लेसमेंट, इनके ऊपर किन किन की दृष्टि है, इनकी अवस्था, ये सब सारी चीजें जो है देखी जाएगी, न केवल लग्न कुंडली में बल्कि नवमांश में भी और दशमांश में भी। उसके अलावा जो ग्रह हमने देखे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ग्रह ये योग बना रहे हैं क्या वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में वर्गोत्तम है, इसके अलावा उच्च के हैं या नीच के हैं, ये भी आपको देखना है। अगर मूल त्रिकोण की बात करें तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे सूर्य जो है सिंह राशि में 20 डिग्री तक उसे मूल त्रिकोण माना जाता है। इसके अलावा वर्गोत्तम का क्या मतलब होता है? एक ग्रह जो कि आपका योग बना रहा है धन योग, वो लग्न कुंडली में भी उसी राशि में स्थित है और नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में स्थित है। अगर वो एक ही राशि में स्थित होता है तो उसे वर्गोत्तम भी कहा जाता है। उसके अलावा धनयोग बनाने वाले ग्रह क्या वो दिग्बली हैं? दिग्बली का मतलब जैसे सूर्य और मंगल की बात करें तो 10वें घर में यदि वो स्थित होते हैं तो उन्हें दिग्बली कहा जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनमें आ जाती है। इस तरीके से आपको ग्रहों की अवस्था भी देखनी जरूरी है। अगर योग बनाने वाले ग्रह बाल अवस्था, मृत अवस्था या वृद्ध अवस्था में है तो उनके फलों में काफी हद तक कमी आ जाती है। इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि मान लीजिए सूर्य के साथ कोई ग्रह युति में स्थित है और उसकी वजह से ये धन योग बन रहा है, तो आपको यह भी देखना है कि सूर्य की वजह से कहीं वो दूसरा ग्रह अस्त तो नहीं हो गया, या फिर मान लीजिए कोई दूसरे ग्रह हैं कहीं वो आपस में ग्रह युद्ध की स्थिति में तो नहीं हो गए। ये सारी चीजें भी आपको देखनी जरूरी है अगर आपको पता लगाना है कि धन योग कितना स्ट्रांग या पावरफुल है। अगर हम जैमिनी ज्योतिष के नजरिए से देखें तो अगर आपकी कुंडली में आत्मा कारक और अमात्य कारक की युति है तो यह भी एक अच्छा धन योग कहलाता है। आत्मा कारक क्या होता है? अगर हम राहु और केतु को छोड़ दें तो जिस प्लैनेट की हाईएस्ट डिग्री होती है उसे आत्मा कारक कहते हैं।
और इसी तरीके से राहु केतु को छोड़कर जिस प्लैनेट की सेकंड हाईएस्ट डिग्री होती है उसे अमात्य कारक कहा जाता है। सबसे जरूरी सवाल यह आता है कि मान लिया आपकी कुंडली में धन योग है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें यह धन की प्राप्ति होगी। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि जब भी हमें टाइमिंग पता करना होता है तो हमें दशा देखनी पड़ती है। आपको ये देखना है कि जो धनयोग बन रहा है, जिन ग्रहों की वजह से बन रहा है, उनसे संबंधित दशा कब शुरू होगी। आपको महादशा देखनी है, अंतरदशा देखनी है, और बाकी जो प्रत्यंतर और सूक्ष्म होती है वो तो देखनी है। और एग्जैक्ट आपको पता करना है तो आपको गोचर भी देखना पड़ेगा। देखिए, महादशा क्या होती है। महादशा आपको बताएगी कि जितना धन योग ने आपको प्रॉमिस किया है उतना मैक्सिमम अमाउंट आपको महादशा में मिल जाएगा। और वो कब मिलेगा, वो आपको अंतरदशा के अंदर मिलेगा। मान लीजिए आपकी 20 वर्ष की शुक्र की महादशा है और उसमें आपको प्रॉमिस किया हुआ है आपके कुंडली ने कि आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो अंतरदशा जब आएगी दूसरे संबंधित ग्रह की, तब आपको वो उतना अमाउंट दे देगी। उम्मीद है धन योग के ऊपर किया गया यह विश्लेषण आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को विजिट करें और अपना कंसल्टेशन बुक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।